हेलो एवरीवन। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है गर्भ की परिभाषा। ठीक है, तो गर्भ होता क्या है। ठीक है, तो शुक्र शोणित गर्भस्थात्मक प्रकृति विकार समुच्चतम गर्भ इति उच्यते। ठीक है, तो ये हमारी गर्भ की डेफिनेशन है। ठीक है, गर्भ इति उच्यते तम चेतनावस्थितम वायु विवर्षति तेजेन पश्यति आपा क्लेदयन्ति पृथ्वी सहन्ति आकाश विवर्तति एवं विवर्तता सा यदा हस्तपाद जीवा ग्रहण कर्णितम वादी बहिरंग रूपते यदा शरीरम इति संज्ञा लभते। तो देखो यहाँ गर्भ की भी परिभाषा है और तदा शरीरम इति संज्ञा लभते, यानी कि शरीर की भी परिभाषा हमको दी गई है। ठीक है, तो हमारी यहाँ दो डेफिनेशन क्लियर हो रही है, शरीर और गर्भ की। ठीक है, तो गर्भ शरीर में हमारा पहला टॉपिक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक हमको याद रखना ही है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा, ये रहा है हमारी गर्भ की परिभाषा। ठीक है, अब गर्भ बनने के लिए हमको क्या चाहिए, शुक्र और शोणित। शुक्र का मतलब क्या है, स्पर्म। शोणित का मतलब क्या है, आर्तव। ठीक है, तो स्पर्म और आर्तव क्या होते हैं, गर्भस्थ आत्मा विकार सम्मूर्छित, मतलब आत्मा प्रकृति विकार ये सारे मिलने सम्मूर्छित होने पर गर्भ बनता है हमारा। ठीक है, तो अगर हम इसकी हिंदी देखें तो हिंदी हमारी कुछ ये दी है, महर्षि सुश्रुत के अनुसार शुक्र और शोणित का गर्भाशय में संयोग होने पर तो उसमें आत्मा 8 प्रकृतियां षोडश विकार, जब इसका संयोग होता है तब इसे गर्भ कहते हैं। ठीक है, ये हमारी गर्भ की डेफिनेशन रही। ठीक है, इसमें तेज क्या करता है, पाचन करता है, वायु विभाजन करती है, जल द्वारा द्रवीभवन, ठीक है, क्लेदन होता है, पृथ्वी तंत्र से घनता आती है, आकाश तत्व द्वारा गर्भ का आकार आता है। ठीक है, तो ये हमें पंच महाभूत का कोरिलेशन भी इसका याद रखना है। देखिए इसमें दिखाया तम चेतनावस्थिति वायु विभर्जती तेजेन पचती आपा क्लेदंती, ये सारा इसमें हमें दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अब हमारा आता है शुक्र। ठीक है, तो शुक्र में अब हमको याद रखना है शुक्र में क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो शुक्र में सबसे पहले आता है शुक्र निरुक्ति। ठीक है, शुक्र का एक नाम और है वीर्य। ठीक है, तो वीर्य जो शब्द है वो वीर्यंते विक्रांतो इस धातु से बना है, वीर्यते विक्रांतो धातु से वीर शब्द बना है। शुच धातु को रुक प्रत्यय जोड़ने से क्या बनता है, शुक्र शब्द बनता है। ठीक है, तो ये हमारा इसकी निरुक्ति रही। इसके बाद इसके पर्यायवाची क्या क्या है, वीर, रेतस, पुंबिज, बीज, पुंशुक, स्त्री, शुक्र, ये सारे क्या हैं, इसके पर्यायवाची होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद है शुक्र की संज्ञा, मतलब शुक्र किसको कहते हैं, आहार का भली भांति परिपाक हो जाने पर रस एवं रक्त आदि धातुओं के रूप में परिवर्तित होते मज्जा के रूप धारण के सार भाग को क्या कहते हैं, शुक्र कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत सिंपल सा है। देखो रस से क्या बना, रक्त। ठीक है, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र। ये हमारी 7 जो धातुएं हैं उनका पोषण इस क्रम में होता है, रस, रक्त, मांस। ठीक है, तो जो मज्जा से बना वो क्या है, शुक्र। तो यहाँ यही बताया, आहार का भली भांति परिपाक हो जाने पर, मतलब ये भली भांति परिपाक होता है तभी बनते हैं ना रस, रक्त, मांस। रस एवं रक्त आदि धातुओं के रूप में परिवर्तित होते हैं, मज्जा का रूप धारण करने पर सारभाग शुक्र संज्ञा प्राप्त करता है। ठीक है, और अब उत्पत्ति, अभी मैंने क्या बताया था, शुक्र की उत्पत्ति, मज्जा से क्या बना, शुक्र। तो शुक्र की उत्पत्ति किससे होगी, मज्जा शुक्रम तु जायते, मज्जा शुक्रम तु जायते। ठीक है, आचार्य चरक के अनुसार मज्जा धातु जब अपनी अग्नि द्वारा परिपक्व हो जाता है तो उसमें उपस्थित स्नेह भाग से शुक्र धातु का निर्माण होता है। हमको इतना ही इसमें याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाल्यावस्था में शुक्र की उत्पत्ति। ठीक है, अब बाल्यावस्था में शुक्र की उत्पत्ति ये लोग कैसे समझाते हैं भाई, देखो सिंपल सा कंसेप्ट, बहुत सिंपल सा। जैसे कि कली होती है, कली में क्या सुगंध जो होती है वो उपस्थित होती है, परंतु वो हमको नहीं पता लगती। जब वो फ्लावर बन जाती है, कंप्लीट फ्लावर, फूल बन जाता है, तब उसमें क्या सुगंध उपस्थित हो जाती है। उपस्थिति कैसी होती है, अव्यक्त अवस्था। अव्यक्त अवस्था मतलब ये व्यक्त नहीं हो रही। ठीक है, अव्यक्त अवस्था। इसी तरीके से जो बच्चे होते हैं बाल्य अवस्था में क्या होता है, शुक्र उपस्थित होता है, लेकिन कैसी अवस्था में होता है, अव्यक्त अवस्था में होता है। शुक्र की उपस्थिति होती है परंतु अव्यक्त रूप में होती है। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल दिया, परंतु कली खिल जाने पर सुगंध आती है, इस प्रकार बाल्य अवस्था में। तो ये सेम यही चीज है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, शुक्र का स्वरूप, ठीक है, सौम्यम शुक्रम, मतलब शुक्र को जल से कंपेयर किया गया, किससे, जल से, लेकिन आर्तव को किससे किया गया, अग्नि। ठीक है, सौम्य मतलब जल। ठीक है, अब शुक्र ज्योति इजैकुलेशन क्यों होता है,
हर्ष, तरस, सरता, वीर की पिछलता, वीर की गुरुता, वीर का अणु होना, प्रेरणा भाव होना, शुक्र की प्रेरणा देने वाली वायु का शीघ्रगामी होना। तो आपको ये पॉइंट कुछ कुछ याद रखने हैं, हर्ष, तरस, ठीक है, सरता, वीर की पिछलता, इस वजह से इजैकुलेशन होता है। ठीक है, अब है शुक्रसार पुरुष के लक्षण। ठीक है, तो शुक्रसार पुरुष के कौन से लक्षण होंगे भाई? शुक्रसार पुरुष के वो सारे लक्षण होंगे जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र वाले जितने भी लक्षण होंगे वो शुक्र वाले जो पुरुष हैं उनमें हो जाएंगे। ठीक है, स्निग्धता, ठीक है, बड़े नितंब, बड़े आकार के होंगे, बलशाली होंगे, स्त्रियों का सम्मान करने वाले होंगे। तो इसमें आप लिख सकते हो श्वेत नेत्र वाले होंगे, प्रसन्न चित्त, चिकने, गोल। ये आसान सा कंसेप्ट है और ये इतना मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला भी नहीं। ठीक है, अब शुक्र उत्पत्ति काल। तो शुक्र उत्पत्ति काल में आपको क्या रखना है? मासेन रसा शुक्र, मतलब एक मास में, कितने, एक महीने में शुक्र की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है शुक्र की मात्रा और शुक्र के लक्षण। ठीक है, शुक्र की मात्रा अर्ध अंजलि प्रमाण, कितना? अर्ध अंजलि प्रमाण। रट्टा लगाना है, प्योर प्योर याद रखना है। ठीक है, शुद्ध शुक्र के लक्षण स्फटिकाभ्यम द्रव्यम स्निग्धम मधुरम मधुगंधिचा शुक्र मिच्छन्ति केचित् दूध तेल क्षौध निभम तथा। स्फटिक के समान श्वेत होता है, द्रव स्निग्ध होता है, मधुर रस वाला होता है, मधु के समान होता है। कैसे पता लगा मधुर रस वाला होता है? चींटियां आती हैं इसलिए मधुर रस वाला होता है। मधु के समान गंध होती है, क्योंकि पीलिका का एग्जाम्पल देते हुए बताया गया, चींटियां उस पर आती हैं इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, बस इसमें आपको यही वाला याद रखना है लक्षण में। ठीक है, ये वाला याद नहीं रखना। ठीक है, कर सकते हो तो अच्छी बात है, पर मोस्ट इंपोर्टेंट यही रहेगा। ठीक है, उसके बाद है शुक्र के दोष, डिफेक्शन शुक्र। बात हो सकता है, पित्त हो सकता है, श्लेष मतलब कफ होता है, शोणित हो सकता है मतलब दूषित रक्त युक्त शुक्र होता है। शोणित का मतलब क्या होता है? आर्तव, शोणित, ये सब रक्त के पर्याय है। ठीक है, कूड़प गंधी मतलब गुदी की गंदी वाला। ठीक है, ग्रंथि गांठ युक्त होता है, सड़ी गंध वाला दुर्गंध युक्त हो सकता है। तो ये कुछ कुछ चीजें आप याद रखोगे। ठीक है, अच्छा, इनका ट्रीटमेंट क्या है? अगर एक दोषज है तो साध्य है, दो दोषज, एक दोषज मतलब केवल बात है या केवल पित्त है या केवल कफ है तो ट्रीटेबल है। लेकिन अगर तीनों हो गए या दोनों हो गए तो आपको इसमें याद रखना है कि सन्निपातज जो है वो असाध्य है और द्विदोषज है कष्ट साध्य है। ठीक है, इसके बाद अब हम आते हैं, अगला हमारा टॉपिक रहने वाला है शुक्र के कार्य। ठीक है, तो शुक्र के कार्य में आपको ये वाला श्लोक याद रखना है, गर्भोत्पादस धातुनाम श्रेष्ठम कर्म कर्मात् स्मृतम। पूरा श्लोक कौन सा? ये प्रीरणम, जीवनम, लेपनम, स्नेहो धारण पूर्ण, स्नेहो धारण पूर्ण। उसके बाद है गर्भोत्पादस धातुनाम श्रेष्ठम कर्म कर्मात् स्मृतम। अब प्रीरणम किसका है? रस का। जीवनम किसका है? रक्त का। लेपनम किसका है? मांस का, मेद का, अस्थि का, मज्जा का। और ये रहा गर्भोत्पादस धातु नाम श्रेष्ठम कर्म कर्मात् स्मृतम। तो ये श्लोक अगर आप याद रखते हैं, कौन सा श्लोक? प्रीरणम, जीवनम, लेपनम, स्नेहो धारण पूणे, गर्भोत्पादस धातु नाम श्रेष्ठम कर्म कर्मात् स्मृतम। तो इस श्लोक में आपसे कोई सी भी धातु का कार्य पूछा जाएगा तो आप बता देंगे। जो हमारी 7 धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उनमें आपका एक ही श्लोक काम कर जाएगा। और 101% रचना शरीर, क्रिया शरीर, इन सब में किसी न किसी धातु में आपको ये श्लोक लिखने को आ ही जाएगा। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक ये हमारा रह जाता है। ठीक है, अब है शुक्र और स्रोतस के मूल स्थान। शुक्र वह स्रोतस के मूल स्थान। स्रोतस क्या होता है? फैक्ट्री, जहाँ शुक्र बनता है। शुक्र कहाँ बनता है? वृषण में, टेस्टिकल्स में, और सेफ पेनिस में। ठीक है, बनता है एक्चुअल में टेस्टिस में ही है तो पता है, लेकिन ट्रेवल कहाँ से होता है? पेनिस से ट्रेवल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है चरक के अकॉर्डिंग कि वृषण मूल से फर्स्ट। ठीक है, शुक्र वाहनाम श्रोतसाम वृषणो मूलम से फर्स्ट। ठीक है, और इसके क्या है? सुश्रुत, शारीरिक स्थान, चरक के अनुसार तो ये हो गए कौन कौन? वृषण और सेफ। और सुश्रुत के अनुसार कौन कौन से हो जाएंगे? स्तन और वृषण। ठीक है, स्तन एंड वृषण। तो ये दोनों के अकॉर्डिंग आपको याद रखने हैं। ठीक है, स्रोतस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्रोतस का हालांकि अलग से भी पढ़ाया जाएगा एक चैप्टर में, लेकिन ये आपको यहाँ पर याद रखने कि स्रोतस 2 हो गए, एक तो सुश्रुत के अनुसार, एक चरक के अनुसार। सुश्रुत के अनुसार कौन कौन से हो गए? स्तन और टेस्टिस, है ना, वृषण, स्तन और वृषण। ठीक है,
और इनके अनुसार कौन से हो गए, ब्रशन एंड शेफ, शेफ यानी कि पेनिस। ठीक है, आसान सा टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं शुक्र की महत्ता। अच्छा, उपधातु ये मल, ये भी समझा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, विद्य लक्षण, अगर शुक्र में स्रोतस में फैक्ट्री में कोई गड़बड़ी हो जाए जहाँ शुक्र बनना है तो क्या क्या होगा। ठीक है, क्लीबता यानी इंपॉर्टेंस, शुक्र का देर से निकलना, शुक्र के साथ रक्त का आना, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। शुक्र के उपधातु और मल। ठीक है, शुक्र के उपधातु एंड मल। जिस प्रकार शुद्ध सुवर्ण, गोल्ड और अग्नि तप्त करने पर मल नहीं निकलता, उसी प्रकार विभिन्न प्रकार की अग्नियों द्वारा पाक होते हुए अत्यंत निर्मल होने पर जो है शुक्र का भी मल नहीं होता। अब ये क्या बताया इन्होंने, बताया जैसे गोल्ड को बहुत ज़्यादा हीट देते रहते हैं तो वो एकदम प्योर गोल्ड मिलता है ना। उसी तरीके से अब रस से रक्त बना, रक्त से मांस, मांस से मेद, में से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से, तो ये जितने बने ये बहुत सारी अग्नियों से बने ना, रसाग्नि, रक्ताग्नि। ठीक है, ये सारी अग्नियों से बने, तो ये अग्नियों से इतना प्योर हो जाता है कि इसका कोई भी मल नहीं बनता है। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, अब शुक्र की महत्ता, तो शुक्र की महत्ता अंतिम धातु है, गर्भ उत्पादन में सहायक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम जाते हैं शुक्र की व्यवहारिक उपयोगिता। ठीक है, इसमें एक दो पॉइंट आप याद रख लीजिए। कैबल्य रोग, शुक्र धातु के दूसरे तोड़ों पर कैबल्य रोग, इम्पोर्टेंसी मतलब गर्भ जो उत्पादन है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, कामोत्तारण का अभाव हो जाएगा, रोगी नपुंसक या अल्पायु का कुरूप संतान की उत्पत्ति करता है, ये सारे शुक्र प्रदोषज रोग हैं। ठीक है, शुक्र प्रदोषज रोग। ठीक है, शुक्र क्षय की चिकित्सा में कैसे करनी, अभी हमने शुक्र के गुण क्या क्या पढ़े थे, स्फटिकाभ्यम, द्रव्यम, स्निग्धम, मधुरम, मधुगंधिचा। तो स्निग्ध चीजों का सेवन करना है, मधुर चीजों का सेवन करना है। ठीक है, शीत, शीत क्यों, अभी मैंने जल बताया था, उसका पार्थ जो हमने पंचमहाभूत संगठन देखा था, सौम्य देखा था, सौम्य है। ठीक है, सौम्य आदि गुणों से युक्त द्रव्यों का सेवन करें। ठीक है, दुग्ध, दुग्ध मधुर रस है। ठीक है, शुक्र वृद्धि के लक्षण, मैथुन की अधिक इच्छा उत्पन्न करता है तथा वेग धारण करने पर शुक्राश्मरी को उत्पन्न करता है। अब वेग धारण क्या है, वेग धारण आपने रोग उत्पादनीय चैप्टर जो है उसमें समझना होगा, और यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आपको इसमें यही वाला पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर टॉपिक अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा है स्त्री शुक्र। देखिए, स्त्री शुक्र कहीं पेपर में नहीं पूछने जाना है, बस ये सुन लो। अकॉर्डिंग टू चक्रपाणी इन्होंने बताया था कि ऐसा होता है, स्त्रियों में भी शुक्र होता है, अष्टांग में भी बताया गया है कि स्त्रियों में शुक्र होता है, लेकिन वो शुक्र जो होता है वो गर्भ उत्पादन में सहायक नहीं होता है। ठीक है, तो ये बोनलेस फीटस, ये भी उसी का कंसेप्ट बताया। ठीक है, कि बोनलेस फीटस कब होगा, ये तो बोनलेस फीटस कब होगा, जब दो स्त्रियां आपस में आएंगी पास, तो ऑब्वियसली जो शुक्र है उनका शुक्र से गर्भ उत्पादन तो नहीं होगा, तो वो बोनलेस फीटस एक बर्ड टर्म दिया है, ये ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट ऑफ आर्तव। ठीक है, अब आर्तव क्या है, आर्तव के पर है रज शोणित रजस्त स्त्री शुक्र। ठीक है, रक्त वर्ण का, रस से निर्मित, शोणित रक्त वर्ण का, रक्त की रस धातु की उपधातु है रसज। ठीक है, रसात स्तन्यम आर्तव्यम। ठीक है, रस से ही स्तन और आर्तव का निर्माण होता है। अब इन्होंने बताया जो रस है ना, पहली धातु हमारी, उसकी उपधातु बता दी दो, क्या बता दी, दो उपधातु बता दी, कौन कौन सी, स्तन एंड आर्तव। ठीक है, अब आर्तव उत्पत्ति काल, शुक्र उत्पत्ति काल क्या था, 1 माह, प्रत्येक माह के ऋतु काल में इसका निर्माण हो जाता है, अतः यह आर्तव कहलाता है। आया समझ, इसमें भी 1 माह ही है। ठीक है, रस धातु से 1 माह में पुरुषों में शुक्र तथा स्त्रियों में आर्तव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, दोनों में 1 माह है टाइम। आर्तव आग्नेयम, जैसे सौम्यम था शुक्र सौम्यम, वैसे आर्तव आग्नेयम। मोस्ट इंपोर्टेंट लक्षण। ठीक है, शशाशक्र प्रतिमम यत्तु यदा लाक्षार शोपनम तदा आर्तवम प्रसंति यदा सोना विरजते। मतलब खरगोश के रक्त के समान, यत्तु यदा लाक्षार शोपनम, लाक्षार शोपनम मतलब लाक्षा पुष्प के रस समान, तद आर्तवम वही आर्तव प्रशंसनीय है, यदा सोना विरजते, कपड़े धोने पर आर्तव का धब्बा नहीं रहता। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है, ये वाला श्लोक मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक होने वाला है। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है हाँ, उसका स्वरूप जो है वो गुंजा फल सवर्ण, ये सब टर्म अगर आप याद रख पाते हो कि स्वरूप अगर पूछा जाए तो ये स्वरूप है, गुंजा फल के जैसा होता है, पर ये सब आप इतना याद ना रख पाए पेपर के टाइम में, जितना लिमिटेड आप
पढ़ सकते हैं उतना ही पढ़ें, ठीक है। आर्तव के प्रकार, अंतःपुष्प, बहिपुष्प, ठीक है। तो एक तो होता है ओवम, आर्तव में दोनों चीजें आ गई, और मेंस्ट्रुअल ब्लड, ठीक है, ओवम एंड मेंस्ट्रुअल ब्लड। मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर आ रहा है तो उसे बोलेंगे बहिपुष्प, और ओवम अंदर रहता है तो उसे बोलेंगे ओवम, ठीक है, मतलब अंतःपुष्प, ठीक है। अब इसके बाद है आर्तव का महत्व, ठीक है। श्लोक इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, याद रख पाते हो तो अच्छी बात है, लेकिन इतना एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। शुद्ध आर्तव को रक्त के समान लक्षणों वाला समझना चाहिए। शुद्ध आर्तव आमाशय की शुद्धि करता है, गर्भ धारण के लिए बीज निर्माण करता है, गर्भिणी के शरीर में अपरा निर्माण एवं अपरा वृद्धि, अपरा मतलब प्लेसेंटा वृद्धि, और स्तन वृद्धि तथा स्तन जनन मतलब लैक्टोजेनेसिस मतलब मिल्क फॉर्मेशन करता है। माता का दूध शिशु के विकास के लिए जीवनदायी रहते हैं, ठीक है। अब आर्तव क्षय के लक्षण, प्राकृत समय से मस्तिष्क स्राव का ना होना मतलब मेंस्ट्रुअल पीरियड का डिले हो जाना, कम मात्रा में रक्तस्राव होना मतलब ब्लीडिंग कम होना, योनि वेदना मतलब पेन होना बहुत ज्यादा, ठीक है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने पर पेन होना। तो ये क्या है, आर्तव क्षय के लक्षण, मतलब जब आर्तव का क्षय, आर्तव कम होगा तब ये लक्षण देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद है, तो इसके बाद समझाया गया है मेंस्ट्रुअल पीरियड को अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। इन्होंने तीन काल या तीन अवस्था में डिवीजन किया, रजो दर्शन काल, ऋतु काल और ऋतु व्यतीत काल, ठीक है। रजो दर्शन काल कौन सा है, ब्लीडिंग पीरियड 1 से 5 दिन, ठीक है। कौन सा दोष प्रधान, बात प्रधान, ये पूछा जा सकता है कौन सा दोष प्रधान, बात प्रधान। बात आप कैसे समझ सकते हो, बात मतलब मूवमेंट, ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड बाहर आ रहा है, तो बाहर आने के लिए बात मतलब मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो रजस्त्राव, ठीक है, ब्लीडिंग फेज जिसको बोलेंगे। फिर है ऋतु काल, आर्तव बंद होने के लिए बाद 12 दिन तक। अब आर्तव बंद होने के 12 दिन बाद क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। तो फॉलिकुलर एंड ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। उसके बाद है ऋतु व्यतीत काल, मतलब उसके अंतिम बार, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें कफ प्रदान रहेगा, ठीक है, ओव्यूलेशन हुआ, कफ प्रदान, पित्त फिर बाद में प्रदान रहेगा, ठीक है। तो ये आपको सीरीज याद रखनी, कौन सी अवस्था में कौन सा दोष प्रदान रहेगा, ठीक है। रजो दर्शन काल, ऋतु काल, ऋतु व्यतीत काल, ठीक है। इसके बाद है हमारा ऋतु काल, ये पढ़ लेना, ये इतना वो है नहीं, आसान है, खैर मैं बता देता हूँ। बंद होने के बाद लगभग 5वें दिन से 16वें दिन तक के बाद, ठीक है, का ऋतु काल कहलाता है, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा वही ब्लीडिंग फेस, फिर ऋतु काल अनसेफ पीरियड है ना, फिर ऋतु व्यतीत काल, नॉर्मल है, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं। प्रमाण कितना है भाई इसका, स्त्रियों में रज का प्रमाण 4 अंजलि होता है, शुक्र कितना था, अर्ध अंजलि, ये कितना है, 4 अंजलि, ठीक है, याद रखना है। इसके बाद है मासिक आर्तव के आरंभ और अंत का समय, ठीक है। आरंभ और अंत का समय ये ज्यादा याद नहीं रखना। अब आर्तव है श्रोतस, ठीक है। अरे मिनार्के एंड मेनोपॉज, ठीक है, ये याद रख लो। अब ये तो पता ही होगा कब स्टार्ट होता है कब खत्म होता है, ठीक है। 50 वर्ष की आयु, 50-55 साल की एज में क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है, इसे मेनोपॉज बोलते हैं। स्टार्ट कब होता है, 12-13 साल की, इसे मिनार्के बोलते हैं, ठीक है। आर्तव है श्रोतस, मूल स्थान यूटेरस, आर्तव वाहिनी धमनियां, ठीक है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग, ठीक है। सुश्रुत ने आर्तव स्रोतस का वर्णन किया है, कौन कौन बताया, यूटेरस और आर्तव धमनियां, मतलब गर्भाशय और आर्तव धमनियां जो है वो आर्तव स्रोतस का काम करती हैं। शुक्र स्रोतस कौन कौन से थे, शुक्र स्रोतस दोनों ने बताया, चरक ने भी सुश्रुत ने भी। चरक ने कौन कौन बताया, वृषण और सेफ, ठीक है। सुश्रुत ने कौन से बनाए, स्तन और वृषण, ठीक है। अब आर्तव स्रोतस का व्यवहार आयुर्वेद, बंध्यता मतलब गर्भोत्पादन में असमर्थ, और रक्तज गुल्म गर्भाशय में आर्तव के रुक जाने पर, ठीक है। तो ये 2 टाइप हो सकते हैं, मैंने जैसे अभी बताया था, ये क्लीबता हो सकती है, शुक्र के केस में क्लीबता हो रही थी, यहाँ पर अगर मैं समझाऊंगा तो क्या हो रहा है, बंध्यता हो रही है, ठीक है। अब गर्भाधान, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ज्यादा नहीं है, आपको शुक्र और शोणित में वही वाला श्लोक लिख देना, शुक्र शोणित गर्भस्थात्मा प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भवती उच्यते, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक रहने वाला है, ये सारी हिंदी, ये जो है ये आप पढ़ लेंगे बुक से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही बता रहा हूँ, ठीक है। ये सेक्स डिटर्मिनेशन, ये आप अकॉर्डिंग टू मॉडर्न लिख देना अगर पेपर में आती है तो, ठीक है। इसके बाद है अपरा निर्माण, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। ग्रहित गर्भाणाम आर्तव बहानाम स्रोतसाम वर्तमान्य वरुध्यते गर्भिण, मतलब गर्भिणी स्त्री के आर्तव्य स्रोतों का गर्भ के द्वारा अवरोध हो जाने पर क्या होता है, देखो
ये बता रहे हैं कि आर्तव वह स्रोत जो होते हैं गर्भिणी स्त्री में अवरोध हो जाते हैं, जिसके कारण जो ब्लड है वो बाहर ना जाने की जगह ऊपर जाने लगता है। कहाँ जाने लगता है? ऊपर जाने। आर्तव नीचे से अवरोध हो जाने और ऊपर की ओर अपरा का निर्माण करता है। शेष आवर्त गर्भिणी के स्तनों में प्रविष्ट कर उनके गर्भिणी स्त्री स्तन पीले उठे एवं बड़े दिखाई देते हैं। अब इन्होंने क्या बताया कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही थी वो ब्लीडिंग नीचे की तरफ ब्लड जा रहा है, ठीक है, लेकिन जब गर्भिणी स्त्री है तो आर्तव व स्रोतस क्या हो गए? बंद हो गए, ठीक है। अब ये ब्लड गया ऊपर की तरफ और इसने क्या बनाया? अपरा बनाया। क्या बनाया? अपरा। अपरा फॉर्मेशन किया और कुछ ब्लड ऊपर गया, कहाँ? स्तन में, जिस कारण स्तन दुग्ध की उत्पत्ति होती है, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात थी, ठीक है। गर्भ की नाभि नाड़ी माता के रस से बनती है और अपरा एवं जरायु माता के रक्त से बनते हैं। अब ये 2 पॉइंट तो भाई बहुत अच्छे से याद रख लेना, एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं, ये अच्छे खासे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, ठीक है। कि नाड़ी किससे बनती है? नाभि नाड़ी रस से, और अपरा और जरायु किससे बनती है? रक्त से बनती है, ठीक है। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा टॉपिक था, याद रखने लायक, ठीक है। अब स्तन का वर्णन, ठीक है भाई, ये भी कर देते हैं। पचे हुए आहार से उत्पन्न रस का प्रसाद और मधुर भाग जो समस्त शरीर में परिसंचरित होता रहता है, स्तनों में पहुंचकर परिवर्तित होकर स्तन्य कहलाता है। हिंदी याद रखनी थी। स्तन्य का वर्णन, ये सारे पॉइंट आप पढ़ लेंगे, ठीक है। कन्याओं में दुग्ध की उत्पत्ति न होने के संबंध में कहा गया है, कन्याओं के स्तन में संबंध रखने वाली धमनियां वो संकुचित रहती हैं, और जब गर्भवती होती है तब वो संकुचित धमनियां वो उनका जो डायमीटर है वो बढ़ जाता है, जिससे कि जो मिल्क फॉर्मेशन है वो होने लगता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा, ये सब आप इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। गर्भ उत्पादक सामग्री ये थोड़ी थोड़ी पढ़नी है, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना, ये अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अभी हम पढ़ेंगे, उसमें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद है हमारा मास अनुमासिक वृद्धि, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। एमसीक्यू में मिलेगा, नहीं मिला एमसीक्यू में तो वैसे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो मास अनुमासिक 9 माह की वृद्धि हमको समझनी है, ठीक है। प्रथम मास तत्र प्रथम मासे कल्लम तु जायते, मतलब प्रथम मास में कलल मतलब गेंद जैसा, ठीक है, गोले जैसा स्ट्रक्चर बनता है पहले मंथ में। द्वितीय शीत उष्म अनैलरपी प्रपच्यमाना महाभूतानां संगातो घना सज्जायते यदि पिंड पुमान स्त्री चेत पेशी नपुंसकम चेद आपुर्मिति। दूसरे महीने में शीत ऊष्मा और अनिल से परिपक्व महाभूतों के संघात से गर्भ घन बन जाता है। मतलब द्वितीय शीत ऊष्म अनिलरपी प्रपच्यमान महाभूतानां संघातों, मतलब इन सबसे शीत ऊष्म और अनिल के संग एक जो स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? यदि पिंड पुमान, अगर पिंड जैसा स्ट्रक्चर बनेगा तो पुमान मतलब लड़का होगा। स्त्री चेत पेशी, ठीक है, पेशी बनेगी तो समन पुत्री होगी, ठीक है। और अबुद्धकार, अगर अर्बुदाकार बन गया, ठीक है, कोई पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर नहीं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन गया अर्बुदाकार, तो कैसी होगी? नपुंसक होगी, ठीक है। तीसरे महीने में क्या होगा? तृतीय हस्तपाद शीर्षा, तृतीय हस्तपाद शीर्षा पंचपिंड का निर्वंते अंग प्रत्यंग विभाग सूक्ष्मो भवति, मतलब तीसरे माह में 2 हाथ 2 पैर और सिर, इनके पास पिंडकाएं निकल आती हैं और सूक्ष्म अंग प्रत्यंग विभाग भी बन जाते हैं। चतुर्थे सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रवक्त्यो भवति गर्भ हृदय, अब इसमें गर्भ हृदय जो वर्ड आ गया वो याद रखना, ठीक है। चौथे महीने में संपूर्ण अंग प्रत्यंग विभाग गर्भ हृदय। फिर है पंचम मास, पंचम मास आपको याद रख लेना, षष्ठे बुद्धि, ठीक है। सप्तमे सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रवक्तेरा, श्लोक याद रखने हैं बस, ठीक है। अंग सारे अंग प्रत्यंग विभाग बनने लगते हैं, ठीक है। अष्टमे स्त्री भवस्थ्योजा, ठीक है। और 9वें महीने में क्या हो जाता है? 9, 10, 11, 12 यहाँ तीनों बताएंगे, ठीक। इनमें क्या हो जाती है? डिलीवरी हो जाती है। नवम 10 में एकादश द्वादश मन्यस्तमिन चाहते, ठीक है। तो ये हमारा गर्भ शरीर का छोटा सा एक कंसाइज सा पार्ट रहा, इससे थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाएगी 10-5 मिनट 15-20 मिनट में जो भी। इसके बाद हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।